नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो न्यूज पंच। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। और खबर आखिर क्या होती है? खबर होती है तथ्य, विश्लेषण और प्रामाणिकता का बेजोड़ संगम। और हमारी कोशिश होती है कि खबरों की सत्यता के साथ आपको करवाएं रूबरू। तो न्यूज पंच के इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं तमाम खबरें सटीक विश्लेषण के अंदाज में। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की 3 प्रमुख खबरों का। सबसे पहले बात कि चार्जशीट में आरोपी नंबर 1 कौन? नेशनल हेराल्ड का जिन एक बार फिर आया सामने। मौलवियों से करती हैं मुलाकात लेकिन हिंदुओं से नहीं कोई बात। मुख्यमंत्री साहिबा ममता बनर्जी आखिरकार क्यों कर रही हैं ऐसा? और सीधे चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर रविशंकर प्रसाद इस वक्त कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी तमाम जानकारियां भी करेंगे साझा। तो मौलवियों से मुलाकात तो कर रही हैं ममता बनर्जी, लेकिन हिंदुओं से कोई बात नहीं है। तीसरी बड़ी खबर जो हम आपके लिए आज ट्रैक कर रहे हैं वो जुड़ी हुई है डोनाल्ड ट्रंप से कि आखिरकार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्यों क्लास लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे पहली और बड़ी खबर और बात करते हैं नेशनल हेराल्ड केस की, जहां एक बार फिर से गांधी परिवार को हो रही है टेंशन, क्योंकि ले लिया है एक्शन। साथ ही ईडी ने दाखिल की है पहली चार्जशीट, और चार्जशीट में सोनिया, राहुल के साथ साथ सैम पित्रोदा और दुबे का नाम भी सामने आया है कि क्यों ये मोहरे इतने ज्यादा जरूरी हैं इस नेशनल हेराल्ड के केस से पर्दा उठाने के लिहाज से। ईडी की चार्जशीट पर अब कांग्रेस क्या कर रही है? भड़क रही है। और आइए आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस के हल्ला बोल पर भाजपा कैसे कर रही है पलटवार, क्योंकि भाजपा ने आज फिर कांग्रेस पर हमला बोला। और पहली बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है अभी रविशंकर प्रसाद द्वारा, उन्होंने कई अहम बातें यहां कही। उन्होंने कहा कि ईडी ने पहली बार चार्जशीट में कांग्रेस के प्रदर्शन के ऐलान पर यह कहा कि पहली बार 2 आरोपियों को चार्जशीट में उनका नाम आया। और साथ ही साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि कांग्रेस को धरना देने का पूरा अधिकार है, लेकिन जमीन लूटने का नहीं। आई आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है, देश भर में धरना देने की बात कर रही है। धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका। On behalf of the BJP, I wish to clarify at the very outset that though Congress party surely has got the power to and the right to offer dharnas, but it does not extend to misappropriating public property given by the government to National Herald. धरना आप कर सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन जो पैसा सरकार का है उसे लूटने का अधिकार आपके पास नहीं है। तो नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार फंस चुका है और गांधी परिवार को टेंशन है, क्योंकि ईडी का एक्शन है। और ईडी की पहली चार्जशीट जो दाखिल की गई है, अगर हम इसको समझे तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने पहली चार्जशीट दाखिल की है, आरोपी बनाया है। और नेशनल हेराल्ड अखबार की अगर बात की जाए तो ये एजीएल से जुड़ा मामला है। और चार्जशीट में आखिर है क्या? चार्जशीट में 4 अहम लोगों का नाम है: सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा जो कि मुख्य सलाहकार रह चुके हैं राहुल गांधी के, और सुमन दुबे। 25 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी पीएमएलए के तहत। और कोर्ट ने ईडी के मामले में एक केस डायरी भी मांगी ताकि पूरी क्रोनोलॉजी को समझा जा सके। 2012 में आपको बता दें, याद करवाते हैं कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसकी शिकायत की थी कि नेशनल हेराल्ड का ये पूरा मामला जो था। और चार्जशीट से पहले अगर हम देखें तो कहते प्रॉपर्टी को जब्त करने को लेकर कार्रवाई की गई। आप देखिए 12 अप्रैल को जांच के दौरान जो कुर्क संपत्तियां हैं उनका जब्तीकरण किया गया। अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए ये जो नोटिस है उसे जारी किया गया था। अब ये कहां कहां था? जो 4 मेट्रो सिटीज हैं, देखिए दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, और 661 करोड़ रुपए की संपत्तियां दिल्ली के हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा ईस्ट पर ये नोटिस जो है वो चस्पाए गए थे। नोटिस में लखनऊ में एजीएल की बिल्डिंग पर भी ये नोटिस
चिपकाया गया था। आप समझिए पूरे ताना बाना कैसे बुना गया है। और अब तक अगर कई राउंड्स की बात की जाए तो पूछताछ कैसे की गई उसका भी जिक्र आपसे करते हैं। तो सोनिया और राहुल गांधी से घंटों पूछताछ की गई थी। ये बात हम कर रहे हैं कुछ साल पहले की, खास तौर पर कैसे ईडी ने इस पर एक्शन लिया था। कई घंटों की पूछताछ हुई थी 13 जून 2022 को। आप याद कीजिएगा, लाव लश्कर के साथ ईडी के मुख्यालय पहुंचे थे राहुल गांधी। 5 दिनों में करीबन 50 घंटे की पूछताछ हुई थी और सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे के सवाल जवाब किए। घोटाला इतना बड़ा, सोनिया गांधी से 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए, पर क्या वो सवाल या उनके जवाब वो दे पाई या नहीं दे पाई, ये शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, नेशनल हेराल्ड का जिन सामने आया, लेकिन आपकी कोई ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि ईडी ने जिन तथ्य और साक्ष्यों के साथ चार्जशीट फाइल की है उन्हें पूरे दुनिया के सामने रखने के लिए। देखिए आंचल, आरोप क्या है पहले ये समझना होगा। 1938 में एक कंपनी बनती है जो एक ट्रस्ट का गठन होता है जिसका काम है कि वो न्यूज़पेपर निकालेंगे और देश की आज़ादी में योगदान करेंगे। और हमने देखा कि कैसे आगे जाकर वो जो एसोसिएट जर्नल है वो दरअसल गांधी परिवार से एक तरह से देखें तो उनकी एक निजी संपत्ति के तौर पर बन गई, जबकि शुरू में उसमें तमाम एक तरह से नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं की हिस्सेदारी थी। और उन्होंने ये चिट्ठी भी लिखी थी और उस वक्त कहा था, एक तरह से चताया भी था। तो उसके बाद हमने देखा कि इसी एसोसिएट जर्नल को 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी देती है आगे आने वाले समय में, और उस 90 करोड़ के लोन को सिर्फ 50 लाख में माफ कर दिया जाता है और एक नई कंपनी बनती है यंग इंडिया, जिसमें 36% शेयर सोनिया गांधी के, 36% राहुल गांधी के, यानी 76% की हिस्सेदारी होती है। और वो उस कंपनी को खरीद लेती है, यानी उस पूरे एसोसिएट जर्नल को खरीद लेती है, उसका मालिकाना हक पा जाती है। बदले में मिलता क्या है, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में सैकड़ों करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उस पर स्वामित्व। तो अब इसी की पूरी जांच ईडी कर रही है। और बीजेपी का अब ये कहना है कि जब देश में इतने बड़े बड़े अखबार, मीडिया हाउस, चैनल्स चले, देश की आज़ादी के बाद उसका विस्तार हुआ, तो फिर ये अखबार क्यों नहीं चला? क्योंकि इरादा ही नहीं था अखबार चलाने का। वो अखबार जो देश की आज़ादी के योगदान के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए बनाया गया था, जो ट्रस्ट बनाया गया था, उसको प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ये एक तरीका अपनाया गया। तो ये बहुत गंभीर आरोप है। दूसरी बात जो बीजेपी कह रही है कि पुराना मामला है, कोई आज नहीं ये सब जो है चार्जशीट आई है, 4 साल से चल रहा था मामला, तब अब चार्जशीट दाखिल हुई है, बेल पर है यानी जमानत पर है। तो फिर जो कानूनी कार्रवाई है या ईडी की जो जांच है उसको प्रभावित करने के लिए क्या, या फिर उस पर दबाव डालने के लिए इस तरह के धरना प्रदर्शन की राजनीति की जा रही है? इस धरने का औचित्य क्या है? क्या आप एक दबाव की राजनीति करना चाहते हैं? जबकि बहुत स्पष्ट है लेकिन शैलेंद्र, एक जांच चल रही है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ शैलेंद्र ये है कि कांग्रेस लगातार अपनी चुप्पी को कह रही है कि वो कमजोरी नहीं है और कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित बीजेपी के इस एक्शन को मान रही है। हालांकि ये और बात है, लेकिन सवाल मेरा यहाँ ये है कि ईडी ने किस तरह से इस मनी ट्रेल को स्थापित किया, क्योंकि शेल कंपनीज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके जरिए पैसे की उगाही की जाती है और भ्रष्टाचार करना आसान होता है। देखिए आंचल, इसमें ये एक तरीका दिखाता है और यही बीजेपी कह रही है कि गांधी परिवार मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। एक तरफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर इस तरह के गंभीर आरोप हैं कि उनके परिवार ने एक देश की आज़ादी के लिए बनी, जो आप देखें जो एसोसिएट जर्नल बना था जिसमें अखबार चलाने की बात थी, कैसे वो आगे जाकर एक कंपनी बनाकर उसको कांग्रेस पार्टी लोन देती है। वो भी एक सवाल है कि क्या कोई राजनीतिक दल किसी निजी ट्रस्ट को इस तरह से कर्ज दे सकता है? और उस 90 करोड़ के कर्ज को सिर्फ 50 लाख में जब कंपनी टेक ओवर करती है तो माफ कर दिया जाता है। तो ये भी एक सवाल है। और दूसरी बात यह है कि आप इस तरह का धरना प्रदर्शन करके दरअसल राजनीतिकरण पूरे मुद्दे का कर रहे हैं। आप मेरिट पर बात नहीं कर रहे हैं, आप तथ्यों पर बात नहीं कर रहे हैं। तो आप ये संदेश देना चाहते हैं जनता को
कि केंद्र सरकार आपको परेशान कर रही है, गांधी परिवार को परेशान कर रही है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता, उनको परेशान कर रही है। बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि आप देखिए, एक तरफ अभी जो हम जानते हैं कि ईडी में रॉबर्ट वाड्रा जो प्रियंका गांधी के पति हैं, तो वो 3 करोड़ की जमीन लेते हैं, लैंड यूज बदला जाता है, उसको कितने करोड़ में। ईडी का जो पूरा फंदा है उस पर अगर हम देखें तो गांधी परिवार पर उसका शिकंजा कसता जा रहा है, जिसमें अगर हम रॉबर्ट वाड्रा का मामला भी देखें तो वहां पर भी भ्रष्टाचार है। समय कम है, आपसे आगे बुलेटिन्स में अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के। तो ये बात की हमने नेशनल हेराल्ड मामले की, लेकिन एक और मामला जिसकी वजह से जल रहा है बंगाल, ममता की चाल, मजहब का पूरा जाल। मौलवियों से करती है मुलाकात लेकिन हिंदुओं से नहीं बात। 3B फैक्टर समझाएंगे आपको आज हम। बयान, बांग्लादेश और बॉर्डर, हजारों हिंदुओं के पलायन पर ममता क्यों है मौन, और बंगाल में कब तक हिंसा, साजिश और सियासत का ये रक्त रंजित खेल चलता रहेगा। साथ ही ममता बनर्जी का ये मुस्लिम प्रेम जो है, ये जो तुष्टीकरण है, वोट बैंक की जो राजनीति है, आखिरकार ये इतनी ज्यादा क्यों है। तो मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ आज बैठक करने वाली है मुख्यमंत्री साहिबा, और इमामों और जो तमाम मुइज्जन हैं उनके साथ मुलाकात है ममता बनर्जी की। अब मुलाकात जरूरी क्यों है? टीएमसी ने वक्फ कानून पर ऐतराज जताया। भाई उन्होंने ये कह दिया कि हम इसे लागू ही नहीं होने देंगे, जबकि अगर कोई कानून संसद पास करती है, वो गेजेट नोटिफिकेशन के बाद कानून की शक्ल लेता है, उससे ऐतराज है ममता बनर्जी को। और उन्होंने ये कहा कि केंद्र की जो नीति है और केंद्र की नीति के खिलाफ वो खड़ी रहेंगी, यानी कि केंद्र अगर कोई अच्छी नीति भी बना रहा है उसकी खिलाफत, उसकी मुखालफत की जाएगी। मुस्लिम समुदाय से ममता की अपील है कि राज्य सरकार पर भरोसा रखें। कितना विडंबनात्मक है ये कि राज्य सरकार पर भरोसा रखा जाए, लेकिन केंद्र सरकार जिसमें आप बिना उस सामंजस्य से, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, तो कहा जा रहा है कि सिर्फ राज्य सरकार पर भरोसा करना चाहिए, केंद्र पर नहीं। और वहीं बंगाल में अगर देखें तो हिंदू शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। शनिवार का वो दिन याद कीजिए जहां 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी वक्फ कानून के विरोध के चलते, और इसीलिए आज उन्हीं लोगों की याद में भाजपा ने यह ऐलान उस वक्त भी किया था कि शहीदी दिवस मनाया जाएगा। हिंदुओं की हत्या के विरोध में भाजपा ने यह ऐलान किया था। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुआ था, जहां 3 लोग काल के गाल में समा गए। पिता पुत्र समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी निर्मम। वोट बैंक के लिए कैसी राजनीति है, क्योंकि मुर्शिदाबाद के हालात बेहद भयावह हैं, ऐसा बीजेपी का मानना है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई है। यही नहीं, जो हाई कोर्ट है उसने तक तलब किया और हस्तक्षेप करके रिपोर्ट मांगी है, और तब जो राज्यपाल साहब है उन्होंने कहा था कि यह बहुत बड़ा थप्पड़ है ममता बनर्जी सरकार के लिए। एक और बात, जो मानवाधिकार संगठन है उसका भी मानना है कि एक टीम गठित की गई है जांच के लिए। आखिरकार टीम गठित करने का क्यों मन में आया? वजह यह रही कि 3 सप्ताह में वो रिपोर्ट सौंपनी है, क्योंकि मानव अधिकार उल्लंघन हुआ है। यानी वो कई ऐसे कदम वहां उठाए गए जो मानव अधिकार के क्षेत्र से बाहर हैं। टीम ने कहा कि हिंसा के तमाम कारण जो हैं उनकी पड़ताल होगी, पीड़ित और गवाहों के साथ बातचीत की जाएगी, स्थानीय अधिकारियों के साथ जो दस्तावेज हैं, तथ्य खंगाले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ बात मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हो रही है, तो आखिरकार पड़ोसी देश पाकिस्तान के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, वो भी आपको समझाते हैं। लेकिन एमईए ने 2 टूक समझाया है। आखिरकार वक्फ कानून पर जो टिप्पणी की गई पाकिस्तान द्वारा, उसे आधारहीन बताया विदेश मंत्रालय ने। करारा जवाब देते हुए कहा कि अपने गिरेबान में पाकिस्तान पहले झांके, क्योंकि जिस मानवाधिकार उल्लंघन की वो बात कर रहा है उसका तो खुद परिचायक पाकिस्तान है। प्रेरित और निराधार टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं, और सबसे अहम बात, ये भारत का आंतरिक मामला है और इसमें बोलने का अधिकार किसी को नहीं। अल्पसंख्यकों की स्थिति पर पाकिस्तान के रिकॉर्ड की तो बात ही क्या करनी, वो कितना घटिया रहा है, और इस वजह से पाकिस्तान की खिल्ली कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर उड़ी है। प्रसन्नजीत हमारे से जुड़ गए। प्रसन्नजीत, दीदी के BBB फैक्टर को मैं आपसे समझना चाहूंगी। बांग्लादेश, बयानबाजी और बॉर्डर, बीएसएफ की रिपोर्ट को भी टीएमसी के नेता नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि बीएसएफ की वजह से ये दंगा भड़का।
अब देखिए आंचल, पहली बात तो यह है कि अगर ये जो ममता बनर्जी का ये जो राजनीति है, ये राजनीति ऐसा है कि उनको सामने, मैं कई बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ममता बनर्जी डेवलपमेंट की बात कर नहीं सकती, क्योंकि हम लोगों ने पहले बताते थे कि ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर है, स्ट्रीट फाइटर है, स्ट्रीट फाइटर है। तो ऐसा करते करते उनका भी दिलो दिमाग में ऐसे बैठ गया है कि जब तक सामने कोई दीवार ना मिले जहां पे वो सर पटक पाए, तो तब तक उनका राजनीति नहीं चलती। तो उन्होंने अभी ये जो है कि केंद्रीय सरकार की जितने सारे संगठन है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एनआईए हो, इस दीवार पर वो सर पटकना ये उनका राजनीति है। और वाकफ उन्हीं का एक सिलसिला है कि केंद्र में कुछ भी कानून बने, कुछ भी कानून, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, मतलब कुछ भी करना, मतलब हमें एक ऑपोजिशन चाहिए। और ऑपोजिशन जब तक नहीं चाहिए, मैं चीफ मिनिस्टर के हिसाब से काम नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा काम ही है किसी का अपोज करना, किसी का डेवलपमेंट करना मेरा काम नहीं है। तो ये इसीलिए उन्होंने अभी बीएसएफ को चुन लिया है। उन्होंने ये अगर बीएसएफ नहीं वहां पे वक्त पर पहुंच पाते, तो बाद में जब शुभेंदु अधिकारी का जो पीआईएल है उसी की आधार पर हाईकोर्ट ने सीएपीएफ की जो फैसला सुनाया, लेकिन उसके पहले ही 50 किलोमीटर की हिसाब से, आपको पता है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो उससे 50 किलोमीटर तक बीएसएफ को लगाया जा सकता है कानून, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो वो ममता सरकार जब ये 15 किलोमीटर को बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया गया था, तब ममता सरकार ने ही इसका विरोध किया था। मतलब उनका विरोध करना उनका एक हक है, हर चीजों में विरोध करना। तो अब उसी बीएसएफ ने उसका बंगाल का मान रखे हैं, क्योंकि नहीं तो और कितने गांव में, हिंदू गांव में इस तरह की आगजनी और तोड़फोड़ हो जाता किसी को। क्योंकि प्रसन्नजीत, आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तो मुलाकात जो है वो मौलवियों, मुअज्जिनों के साथ है। ये मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन तब ये मुलाकात क्यों नहीं की गई जब हिंदू मुर्शिदाबाद से पलायन करके मालदा गए थे? आपको याद होगा, लगातार शनिवार हम एक दूसरे से बात करते रहे किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाता। ऐसे में एक मुख्यमंत्री का एक पर्टिकुलर समुदाय के प्रति प्रेम और दूसरे के साथ द्वेष, ये कहां तक संवैधानिक तौर पर सही है? नहीं, संविधान के हिसाब से बंगाल में कुछ चलता नहीं है। ये आप भूल जाइए कि एक चीफ मिनिस्टर जिन्होंने लेकिन शपथ तो संविधान, लेकिन प्रसन्नजीत शपथ तो संविधान को हाथ में रख कर ली थी। हाँ, वो तो किए, लेकिन वो जिस शपथ लेने के लिए जरूरी था, मुख्यमंत्री बनने के लिए शपथ लेना जरूरी था, ले लिया, वो भूल गए, वहीं पे रह गया। अब कहानी यह है कि जो 1000 के आसपास लोग विस्थापित होके अपने ही देश में अभी रिफ्यूजी बन के घूम रहे दूसरों की दया से, चाहे वो भारत सेवाश्रम संघ हो, चाहे वो रामकृष्ण मिशन हो, चाहे कोई भी हो। अब ममता बनर्जी का जो हथियार है फिराद हाकिम, उन्होंने कह दिया कि अपने एक जिले से एक दूसरे जिले में गए हैं, वो तो एक ही ये कल भी हमने इस बारे में बातचीत किए थे कि वो तो अपने ही प्रदेश में है, इसीलिए चाहे वो भाड़ में जाए, इस तरह की बातें वो कह रहे कि उसमें कोई लेना देना नहीं है। वो मुर्शिदाबाद में थे, मालदा आ गए, कल बीरभूम चले जाएंगे, उसमें क्या लेना देना है? तो ये ममता बनर्जी का सोच है, बहुत बड़ी विडंबना है प्रसन्नजीत की। ये विडंबना है कि अपने ही घर से अगर कोई कहीं जा रहा है, उसके पास वो तमाम व्यवस्थाएं नहीं है और उससे पलायन करना पड़ रहा है मजबूरी के पीछे, और उसमें ममता बनर्जी का ये कहना है। और खासतौर पे आज शहीद दिवस भी है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई विरोध प्रदर्शन के चलते। आपसे आगे भी चर्चा करते रहेंगे, फिलहाल वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। वक्त थोड़े से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जाकर जानेंगे कि आखिरकार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्यों क्लास लगाने की तैयारी कर रहे हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। जुड़े रहिए न्यूज पंच के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और बात करते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। ये वो यूनिवर्सिटी है जहां सभी का सपना होता है पढ़ने का, लेकिन अब इस पर ट्रंप का शिकंजा है। ट्रंप की गूंज है कि हार्वर्ड गवाएगा टैक्स की छूट, जो टैक्स की छूट हार्वर्ड को दी जाती है। और ट्रंप ने ली हार्वर्ड की क्लास, क्यों? क्योंकि फंडिंग पर लगा दी है रोक। शिक्षा संस्थानों में सरकारी दखल हार्वर्ड का मानना है हमें मंजूर नहीं, क्योंकि ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। आखिरकार समझते हैं कि हार्वर्ड ये टैक्स की छूट जो उन्हें दी जाती है, क्योंकि शिक्षा का मंदिर है, आखिरकार इसे कैसे और क्यों गवाएगा। तो यूनिवर्सिटी का जो कर मुक्त यानी टैक्स फ्री दर्जा है उसे छीनने की धमकी दे रहा है ट्रंप का प्रशासन। राजनीतिक इकाई के रूप में लगाया जा सकता है टैक्स, और ट्रंप प्रशासन की जो मांगे हैं अगर वो नहीं मानी तो आप पर लिया जाएगा एक्शन, ऐसा ट्रंप सरकार का मानना है। संचालन के तरीकों में कई बदलाव करने होंगे और सार्वजनिक माफी के बिना नहीं बचेगा दर्जा, यानी कि कई बदलाव संगठनात्मक तरीके से हार्वर्ड को करने होंगे, और जो किया है हार्वर्ड ने उसके लिए माफी भी मांगनी होगी। यानी टैक्स का जो दर्जा है वो छिन सकता है, और राजनीतिक इकाई के रूप में यानी कि एक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में आप पर टैक्स लगाया जाएगा। ट्रंप प्रशासन की मांगे आप नहीं मान रहे तो भैया आप एक्शन के लिए और रिएक्शन के लिए भी तैयार रहिए। क्यों? जो संचालन का तरीका है हार्वर्ड का उसमें बदलाव मांग रही है ट्रंप की सरकार, और अगर ये नहीं होता और जो हार्वर्ड ने किया उसके लिए आपको पब्लिक अपॉलजी देनी होगी, और इसीलिए आपको मुश्किलें आएंगी। अब ट्रंप ने हार्वर्ड की क्लास कैसे ली? $2 अरब से ज्यादा की जो फंडिंग है उस पर रोक है, तो ये क्लास लगाने का एक अलग तरीका है ट्रंप का। यूनिवर्सिटी के जो ग्रांट्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज करने के लिए यूनिवर्सिटी पर वोक कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप है। वोक मतलब आप अपनी बात खुल कर रख सकते हैं। इस कल्चर को बढ़ावा देने के लिए ट्रंप सरकार ने ये पैंतरा, ये तुरुप, ये इक्का फेंका। अमेरिका का टॉप संस्थान है हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी। अब फंडिंग क्यों रोकी जा सकती है? फंडिंग को समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनकी बात अनसुनी कर दी कि भाई हम अपने संचालन में क्यों बदलाव करें, और इजराइल की जो गतिविधियां हैं उनसे नाराज है ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन, और नियुक्तियां जो की जाएंगी यानी कि हार्वर्ड में जो नियुक्तियां होंगी, जो पोस्ट निकलेंगी, उसमें सरकारी दखल की मंशा है ट्रंप प्रशासन की। अब इतना डाइवर्स आपका ऑर्गेनाइजेशन रहा है, हार्वर्ड का बहुत पुराना इतिहास रहा है, उसको बदलना एजेंडे में शामिल है ट्रंप प्रशासन के, और ऐसे में ये जो मांग की जा रही है ये उसी को चरितार्थ करती है। अब इस पूरे मामले पर हार्वर्ड ने क्या कहा वो बताते हैं। हार्वर्ड के अध्यक्ष ने यूनिवर्सिटी के लोगों को चिट्ठी लिखी, और आइए आपको वो सुनवाते हैं। चलिए, उसको सुनवाने से पहले हमारे साथ अखिलेश जुड़ गए। अखिलेश, अब ट्रंप प्रशासन क्या जो शिक्षण संस्थान है उस पर भी अपना चाबुक चलाएगा? वो भी तब, वो एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है और कहीं ना कहीं संप्रभुता पर वार किया गया है ट्रंप प्रशासन द्वारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए आंचल, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पोजीशन है वह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सरकार फंडिंग करती है। $2.2 बिलियन की फंडिंग उन्होंने किया था, इस साल उनको करना था, जिस पे उन्होंने रोक लगा दी है। लेकिन $6 बिलियन का उसका एनुअल बजट है जी। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास तकरीबन $50 बिलियन का कॉर्पस फंड है। तो ट्रंप अगर एक बार की अपनी किस्त रोक भी देंगे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का काम किसी भी तरीके से बाधित नहीं होगा। हाँ, निश्चित तौर पे जो एक कहते हैं कि जिससे चालू खाता है, चालू खाते में पैसे की जरूर कमी होगी, लेकिन वो कॉर्पस से निकाल के चला सकते हैं। संचालन में दखल क्यों करना चाहती है ट्रंप सरकार? क्योंकि यूनिवर्सिटी के अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन, उनका काम करने का एक अलग तरीका होता है जो कि प्रशासनिक अधिकारों और प्रशासनिक जो कार्यावली होती है उससे अलग है। तो शिक्षण संस्थान में इस तरह की दखल अंदाजी क्यों?
निश्चित तौर पे देखिए, ट्रंप का जो पूरी जो कार्य प्रणाली है उनका यह है कि हम जिस आइडियोलॉजी को मानते हैं उसी आइडियोलॉजी को आपको भी मानना होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक लिबरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के रूप में डेवलप हुआ, वहाँ से करीब 160 नोबेल लॉरिएट वहाँ से पैदा हुए हैं। और वो आप समझ सकते हैं कि कितना वो नोबेल लॉरिएट फिजिक्स से लेके, फिजियोलॉजी से लेके, फार्मेसी से लेके, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, लिटरेचर, सारे में नोबेल लॉरिएट वहाँ से पैदा हुए हैं। लेकिन अब ट्रंप का कहना है कि आप का एक डाइवर्सिटी प्रोग्राम है। उस डाइवर्सिटी प्रोग्राम में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी करती क्या है कि जिस तरह से हमारे यहाँ आरक्षण की व्यवस्था है उसी तरह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डाइवर्सिटी प्रोग्राम है, जिसमें कि वो लैटिन अमेरिकन को भी देते हैं समानुपातिक एक जिसे तरीके से उनकी भाषा में कहीं ना कहीं अखिलेश वोक कल्चर कहा जाता है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ट्रंप प्रशासन थोड़ा डरा हुआ है। समय कम है, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारियों हमसे साझा करने के लिए। तो किस तरह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना अगर आप चाहते हैं तो अब ये मान के चलिए कि उसके संचालन पर भी कहीं ना कहीं चाबुक चलाने की तैयारी कर रहा है ट्रंप प्रशासन। इस वक्त के जो 3 मुद्दे थे वो हमने आपके साथ साझा किए हैं। 2 बजे किन्हीं अलग 3 मुद्दों के साथ फिर आपसे करेंगे मुलाकात। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।